Very good morning. All of you are welcome here. सभी का स्वागत है आपके अपने शो में, आपके अपने प्लेटफॉर्म में. मैं डॉक्टर जेके तिवारी once again welcome you on your favorite platform. And today we are going to deal with a few ornaments of literature, a few figures of speech जिसे आप कहते हो. आज हम उसी की बात करेंगे. दो my two videos on figures of speech are available on YouTube and you would have watched those videos, but for the sake of your examination and seeing the proximity of the examination that is very near to you, I have decided to talk to you on a few figures of speech. So I give you the opportunity to choose the figure of speech that you want to be discussed here in today's class, apart from those that you have watched in my videos. The most important of the figures of speech that we discussed in our videos, and today we have to proceed from that. For example, I am going to ask a few sentences, a few questions based on figures of speech and you will be telling me the right answer. अगर आप उनको बता लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि you know the answer, और अगर आप नहीं बता पाते तो आंसर आपका क्लियर नहीं माना जाएगा. For example, man is a hater of truth. Man is a hater of truth and lover of fiction. And lover of fiction. Which figure of speech is used here? Man is a hater of truth, a lover of fiction. This is a line from a poem by a romantic poet Landner. What is the figure of speech used here in this sentence? The next line is by Shakespeare. My only love sprung from my only love sprung from my only hate. This line is by William Shakespeare. My only love sprung from my only hate. There are two sentences and you have to fix your mind on the uses of figures of speech, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है और पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, और जितने आंसर्स आप लिख रहे हो या जितने आप लिखोगे मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको जानते हो कि ये क्या होता है. जैसे किसी ने लिखा है ऑक्सीमोरन, किसी ने लिखा है पन, किसी ने लिखा है एंटीथेसिस, तो किसी ने लिखा है पैराडॉक्स. तो मैं ये गेस कर लूँगा कि आपको पन के बारे में चीज़ें पता है, आपको ऑक्सीमोरन के बारे में पता है, आपको एंटीथेसिस के बारे में पता है, तो ही आप आंसर कर रहे हो. और अगर नहीं पता है तो आप आंसर कर ही क्यों रहे हो? ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, खास करके DSSB वालों के लिए, कि हर क्वेश्चन पर आंसर टिक ही किया जाए, क्योंकि वहां पर माइनस मार्किंग भी होती है. इन द फर्स्ट सेंटेंस, मैन इज हेटर ऑफ ट्रुथ एंड लवर ऑफ फिक्शन. Hater of truth and lover of fiction, both the sentences, or you could say both the phrases are contradictory to each other. दोनों एक दूसरे को
कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जहां पर दोनों फ्रेजेस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं वो क्या होता है, ये होता है एंटीथेसिस। क्या होता है? एंटीथेसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है? थीसिस का मतलब होता है आइडिया, थीसिस का मतलब होता है विचार, और एंटी उसका अपोजिट हो जाता है। तो ऐसी आइडिया जो एक दूसरे के अपोजिट में हो उसको एंटीथेसिस कहा जाता है। एंड एंटीथेसिस होता कहां पर है? एंटीथेसिस लाइज इन ट्रू कंट्राडिक्शंस। जहां पर वास्तविक कंट्राडिक्शन होता है उसी को एंटीथेसिस कहा जाता है। एंटीथेसिस रिलाइज ऑन ट्रू कंट्राडिक्शंस। और जो ये दूसरा सेंटेंस है, माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है एपिग्राम का। ये एपिग्राम का एग्जाम्पल है और ऊपर वाला सेंटेंस एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। एपिग्राम में क्या होता है? इन एन एपिग्राम हमेशा हिडन मीनिंग होती है। एपिग्राम में हमेशा हिडन मीनिंग होती है, छुपी हुई मीनिंग होती है, और एंटीथेसिस में छुपी हुई मीनिंग नहीं होती है। यही बेसिक डिफरेंस है। इन एन एपिग्राम द कंट्राडिक्शन इज अपेरेंट, द आइडिया ऑफ लव स्प्रिंगिंग फ्रॉम हेट स्ट्राइक्स वन अनयूजुअल। राइट, एक में हिडन मीनिंग है और एक में मीनिंग हिडन नहीं होती, मीनिंग बिल्कुल अपेरेंट होती है, मीनिंग बिल्कुल क्लियर होती है। और जहां पर अपेरेंट मीनिंग हो वहां पर क्या होता है? वो होता है एपिग्राम। एपिग्राम की परिभाषा क्या होती है? एपिग्राम इज अ शॉर्ट पिथी सेंटेंस। राइट, शॉर्ट सेंटेंस होता है, पिथी सेंटेंस होता है, फुल ऑफ मीनिंग होता है, यूनिवर्सल होता है, उसको बोलते हैं एपिग्राम। क्लियर? एपिग्राम यूनिवर्सलिटी की बात करता है और एंटीथेसिस यूनिवर्सलिटी की बात नहीं करता है। The antithesis can be recognized by its peculiar syntax and balanced arrangement. Right, balanced arrangement कैसे है? एक hater of truth और दूसरा lover of fiction, और ये जो बैलेंस अरेंजमेंट है दोनों का, ये भी एक एंटीथेसिस का लक्षण है। जो एक सेंटेंस दूसरे को काट रहा है, इक्वल पर काटेगा, बराबर पर काटेगा, और जो इक्वल और बराबर पर काटे वो भी एंटीथेसिस होता है। An epigram is recognized by its brevity. एपिग्राम की पहचान उसकी ब्रीविटी से होती है, उसके शॉर्टनेस से होती है, छोटा होता है। जी निकेता शैनी जी, एन एपिग्राम इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू इट्स ब्रीविटी। और शेक्सपियर ने बोला था कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। जहां पर ब्रीविटी हो, जहां पर शॉर्टनेस हो, जहां पर बिल्कुल पिथी सेंटेंसेस हो, फुल ऑफ मीनिंग हो, लेकिन उसको कहा जाता है एपिग्राम। क्लियर? एपिग्राम और क्लियर हुआ कि नहीं? एपिग्राम और एंटीथेसिस। मिस्टर कॉलरिज ने एपिग्राम की एक डेफिनेशन दी थी और बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, आपको भी बता देता हूं और आप उतने से ही सेंटेंस पहचान लोगे कि वो एपिग्राम है कि नहीं है। पूछा था उन्होंने क्वेश्चन ही, व्हाट इज एपिग्राम? और फिर उत्तर भी खुद ही देते हैं, बोलते हैं अ ड्वार्फिश फिश। a dwarfish whole. A dwarfish whole, its body brevity
its body brevity। बॉडी क्या होती है इसकी? इसकी बॉडी जो है वो ब्रेविटी है, शॉर्टनेस है उसकी, वो सक्सेंटनेस है, राइट, छोटी जो है वो है। और इसके सोल को बोला था एंड विट इट्स सोल, एंड विट इट्स सोल। विट इसकी सोल है और ब्रीविटी इसकी बॉडी है, राइट। ब्रीविटी इसकी बॉडी है और सोल जो है वो इसका विट है। ये होता है एपिग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? एपिग्राम, एंड एपिग्राम लाइज इन इट्स ब्रीविटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ मीनिंग एंड अपेरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज। अपेरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज, जैसे अलेक्जेंडर पोप बताते हैं, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, राइट। ये यूनिवर्सलिटी है, ये एपिग्राम है, राइट। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। बेवकूफ वहां पहुंच जाते हैं जहां पर देवता भी नहीं जा पा सकते, नहीं जाना चाहते, देवता भी जाने से डरते हैं। ये एपिग्राम है। क्लियर? टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ कर देना ईश्वर का काम है। ये एपिग्राम है। अपेरेंट कंट्राडिक्शन भी है, गलती करना, माफ कर देना, शहर बनाना, देश बनाना। क्लियर? और फूल्स और एंजल्स अपेरेंट कंट्राडिक्शन भी है, यूनिवर्सलिटी भी है और फुल ऑफ मीनिंग भी है। इसको एपिग्राम कहा जाता है। क्लियर हुआ ना कि एपिग्राम किसको कहा जाता है? एपिग्राम कहा जाता है जब बॉडी ब्रेविटी की हो और सोल उसकी विट हो, जहां पर बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हो और बिल्कुल फुल ऑफ मीनिंग हो, उसको कहा जाता है ब्रेविटी, उसको कहा जाता है एपिग्राम। प्रोसीड करें। जी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये हैमलेट की soliloquy है और ये भी एंटीथेटिकल लाइन्स हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वेदर इट्स नॉबलर इन द माइंड टू सफर द slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बारे में मीनिंग से ही क्लियर है। सर आपका इंटरव्यू देखने का मन है मेंटर मिलाप में, अच्छा ठीक है। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते रहना और टॉप पर जब पहुंचा जाता है तो उसी को क्लाइमैक्स कहा जाता है, राइट। क्लाइमैक्स का मतलब ही है ऊपर की तरफ जाना। दिस फिगर कंसिस्ट्स इन असेंडिंग डिग्रीज ऑफ वर्बल पावर एंड रिटोरिकल इंपॉर्टेंस एज द सेंटेंस प्रोग्रेसेस। जैसे to strive, to seek, to find and not to yield।
ये कहां की लाइन है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये लाइन है टेनिसन की पोयम यूलिसिस की लास्ट लाइन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला काम है प्रयास करिए, और फिर काम है खोजिए, और फिर काम है पाइए। तो प्रयास करना, फिर खोजना और फिर पाना, ये एक एक स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में है। और जो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चलता है इसी को क्लाइमैक्स कहा जाता है। जी इरफान रश्मि, बिल्कुल सही है आप। क्लियर? जहां पर असेंडिंग ऑर्डर चलता हो। और वैसे भी क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है, क्लाइमैक्स ग्रीक वर्ड है। ऐसा भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आता है कि कोई शब्द किस भाषा का है, राइट? ये क्लाइमैक्स ग्रीक का वर्ड है और इसका मतलब ग्रीक के वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है लैडर, और लैडर में जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। विशाखा बरनवाल जी, इतना बड़ा मैसेज मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है? थोड़ा छोटा लिखिए और पार्ट्स में लिखिए तो मैं उसको पढ़ भी सकता हूं, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। एंटी क्लाइमैक्स क्रिएट कैसे किया जाता है? एंटी क्लाइमैक्स ऐसे क्रिएट हो सकता है, एक्स फिर वाई और फिर जेड। एक इस टाइप से एंटी क्लाइमैक्स का क्रिएशन आप कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। दोनों ऑर्डर आप लिख सकते हो। जैसे मैं ये कहूं पूजा इज गुड, दीपा इज बेटर, बट इरफान इज द बेस्ट। पूजा इज गुड, दीपा इज बेटर, बट इरफान इज द बेस्ट। ये एक ऑर्डर है जो क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। पूजा, फिर दूसरा नाम और फिर तीसरा नाम, तो एक गुड, दूसरा बेटर और तीसरा बेस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म में जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि संयोगिता मे नॉट बी गुड बट मीनाक्षी इज द वर्स। अब मीनाक्षी इज वर्स एंड शिबू इज द वर्स्ट। क्लियर? शिबू इज द वर्स्ट, तो ये बैड, वर्स और वर्स्ट पे भी जा सकता है, गुड, बेटर और बेस्ट पर भी जा सकता है। ये क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है, ये क्लाइमैक्स का क्रिएशन है। क्लियर? ये क्लाइमैक्स का क्रिएशन है। और जब ऊपर की तरफ चीजें जाती हैं तो उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। इन द फर्स्ट केस वी क्लाइंब अप द लैडर एंड इन द सेकेंड वी सिट एट द हाईएस्ट स्टेप एंड लुक डाउनवर्ड्स। In either of these arrangements, the effect is positive. Both sentences create a favorable impression. जूलियस सीजर शेक्सपियर के प्ले में बोलता है, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। आई केम पहले आया, फिर आई सॉ और फिर आई कंकर्ड। ये एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स का। शेक्सपियर एक बार फिर क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल अपने हैमलेट में देता है और मैन की डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है? हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। ये स्टेप बाय स्टेप। पहले लाइन में क्या बोला? हाउ नोबल इन रीजन, दूसरे में हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, तीसरे में हाउ लाइक एन एंजल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और फिर इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। ये ऑर्डर है चलने का, और जो चलने का ये ऑर्डर है इसको क्या बोला जाता है? इसको
क्लाइमेक्स बोला जाता है। फ्रांसिस बेकन का भी एक बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है उनके से ऑफ स्टडीज से, जिसमें बताते हैं रीडिंग आदमी को क्या बनाता है, राइटिंग आदमी को क्या बनाता है और स्पीकिंग आदमी को क्या बना देता है। तो सब बोलते हैं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। क्या क्या बनाता है? तीन चीजें जो रीडिंग होती है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी करके रखती है आदमी को, और राइटिंग जो है आदमी को क्या बना देती है, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग उसको एग्जैक्ट बना देती है। उसी में एक और एग्जाम्पल है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स को टेस्ट किया जाता है, सम अदर्स टू बी सॉलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be chewed and some others to be chewed and digested, right? उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ये भी एक स्टेप है, ये एक से लेकर के और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर है, तो जहां पर असेंडिंग ऑर्डर चलता रहता है उसी को क्लाइमैक्स बोला जाता है। और क्लाइमेक्स का जो अपोजिट होता है वो एंटी क्लाइमेक्स होता है। एंटी क्लाइमेक्स जैसे कि क्लाइमेक्स में चीजें ऊपर जाती हैं और एंटी क्लाइमेक्स में डाउनफॉल हो जाता है, ऊपर से नीचे आ जाती हैं, उनको एंटी क्लाइमेक्स कहा जाता है। और उसी एंटी क्लाइमेक्स का एक और भी नाम है, इसको बाथोस भी कहा जाता है। बाथोस ये एंटी क्लाइमेक्स का एक एग्जाम्पल है ऊपर से नीचे आने का, राइट। बाथोस एक ऐसे भी है, अलेक्जेंडर पोप का ऐसे उन्होंने लिखा था और उसका नाम था बाथोस द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री। तो जो सिंक करने का काम करे, जो डूबने का काम करे, सिंकिंग इन पोएट्री का काम करे, उसको एंटी क्लाइमैक्स कहा जाता है। और क्लाइमैक्स तो होता है जो असेंडिंग की बात करे, जो आपको ऊपर की तरफ ले जाए वो असेंडिंग, और जो आपको नीचे ले आए वो होता है डिसेंडिंग। अलेक्जेंडर पोप क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स दोनों के मास्टर हैं, और उन्होंने अपने रेप ऑफ द लॉक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, क्लाइमैक्स के भी और एंटी क्लाइमैक्स के भी। एक जगह एंटी क्लाइमैक्स में वो बताते हैं बेलिंडा को कि वो तीनों रेल्म्स की क्वीन है, राइट, तीन रेल्म्स की क्वीन है, और काम क्या करती है, समटाइम्स की बात करते हैं कि डज समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, कभी कभी काउंसलर को लेती है और कभी कभी टी को ले लेती है। तो कहाँ काउंसलर और कहाँ टी, सीधे डाउनफॉल, जहां पर डायरेक्ट डाउनफॉल होता है, उस डायरेक्ट डाउनफॉल को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को कहा जाता है एंटी क्लाइमैक्स। जैसे पोप का ही आपको एक एग्जांपल देता हूं, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट और फिर मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वाइज भी, ब्राइटेस्ट भी और मीनेस्ट भी, तो दो तो पॉजिटिव था और तीसरा ला करके एंटी क्लाइमेक्स कर दिया है। आप सोच रहे थे कि उससे अभी कुछ और बड़ी बात करेगा, ब्राइटेस्ट से ऊपर की, लेकिन उसने ब्राइटेस्ट से ऊपर की बात क्या, उसने तो नीचे की बात कर दी, मीनेस्ट की बात कर दी। और जैसे ऊपर से नीचे उसको ले आया जाए तैसे वो क्या हो जाता है, तैसे वो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। क्लियर? जी, बाथोस मीन्स डेप्थ और इसका अपोजिट है सबलाइम।
पर्सोनिफिकेशन आपको बता चुका हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन इमेजिनेटिवली रिप्रेजेंट करता है नेचुरल वर्ल्ड को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। नेचुरल वर्ल्ड को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को। इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है कौन सा? इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है पर्सोनिफिकेशन। और कैसे रिप्रेजेंट करता है? इन तीनों को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करने लगता है, इनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करने लगता है और इसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सन का मतलब आदमी होता है और जब किसी नॉन पर्सन को पर्सन बना दिया जाए तब उसको पर्सोनिफाई कहा जाता है। पर्सन नाउन है, पर्सोनिफाई वर्ब हो जाती है और फिर इसी पर्सोनिफाई से ही पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि टू गिव या टू मेक सम अननेचुरल या टू मेक सम नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जब वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना शुरू करें तब उनको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पर्सोनिफिकेशन के याद होंगे, बचपन से ही आप इसको पढ़ते आए हो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, तो जहां पर अपॉर्चुनिटी दरवाजा को नॉक करना शुरू कर देती है उसी को क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ह्यूमन बीइंग के काम में लग जाए तब उसको कहा जाता है क्या? उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर? The death lays its icy hand upon kings. Death lays its icy hand upon kings. जब डेथ अपने आइसी हैंड्स किंग पर भी डाल देती है। अब डेथ के तो हैंड्स होता नहीं है, और जब डेथ के हैंड्स होता नहीं है, हाथ आदमी के होता है और आदमी का हाथ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दे दिया गया है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे हिंदी में कहिए सूरज का सातवां घोड़ा। अब सूरज के घोड़ा कहाँ है? सूरज तो रथ पे सवार नहीं होता, लेकिन रथ पर अगर उसको सवार कर दिया जाए तो उसको पर्सन बना दिया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। क्लियर? एक फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? एपिथेट एक एडजेक्टिव होता है। एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है, और जब किसी एडजेक्टिव को, जब किसी विशेषण को, जो मेरा विशेषण है, किसी और पर ट्रांसफर कर दिया जाए उसको, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे पूजा अगर ये कहने लगे कि आई वॉज स्लीपलेस टुनाइट, आज रात
मुझे नींद नहीं आई, राइट। तो स्लीपलेस कौन था? आई स्लीपलेस था। आई किसका एडजेक्टिव है? सॉरी, स्लीपलेस किसका एडजेक्टिव है? आई का। अब अगर हम ये कहने लगे कि टुडे आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस मैं था और मैंने कह दिया कि नाइट स्लीपलेस थी, मैंने कह दिया कि लाइट आज नाइट है वो स्लीपलेस थी, तो आई का एडजेक्टिव नाइट पर ट्रांसफर कर दिया गया है, इसी को ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। आप मैच देखने जाते हो और मैच बहुत बोरिंग हो जाता है या बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो आप क्या कहने लगते हो? इंटरेस्टिंग मैच। अब इंटरेस्टिंग मैच कैसे हो गया? इंटरेस्ट तो आपको आ रहा था, मैच तो नॉन लिविंग है, ये हो गया इंटरेस्टिंग। तो ट्रांसफर कर दिया गया, किसको? ट्रांसफर कर दिया गया एडजेक्टिव को। जी, जैसे रश्मि जी ने लिखा है कि ही लिव्स अ बिजी डे, तो डे बिजी नहीं हो सकता, वो बिजी होता है और उसका एडजेक्टिव डे पर ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे आप बोलते हो केयरलेस मैच, केयरलेस मैच, या आप बोलते हो टफ पेपर, पेपर वॉज नॉट टफ, क्वेश्चंस वर टफ। तो आपने टफ पेपर में पेपर पर क्वेश्चन की टफनेस लाद दी है, यह हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब एक का एडजेक्टिव दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया जाए तब उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। क्लियर? वेरी वे, वेरी वे। अब वे वेरी नहीं हो सकता, आई वेरी हो सकता है, नाउन वेरी हो सकता है, जो चलने वाला है वो थक सकता है, रास्ता नहीं, रास्ते का एडजेक्टिव वेरी नहीं है, ये थकने वाले एडजेक्टिव जो है ये ट्रेवलर का है, और ट्रेवलर का एडजेक्टिव आपने रास्ते पर लाद दिया है। जे इरफान यही एग्जांपल लिख रहा था, द प्लो मैन प्लाट्स हिज वेरी वे, तो जो वेरी वे है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया है। जैसे आप बोलते हो सैलेड डेज या हैप्पी डेज, सैलेड डेज, हैप्पी डेज, तो ये सैलेड जो है ये डे नहीं है, सैलेड इसका ट्रांसफर्ड एपिथेट है, राइट। मॉर्नफुल डेज, तो डेज मॉर्नफुल नहीं है, आपका टाइम मॉर्नफुल है। तो जब एक का एडजेक्टिव दूसरे पर इंपोज कर दिया जाए, चिल्ली नाइट, चिली नाइट, नाइट चिली नहीं थी, मौसम चिली था, तब उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है, राइट। जब एक का एडजेक्टिव दूसरे पर इंपोज कर दिया जाए। हंग्री ओशन, प्रोसीड करें। किसका एग्जाम्पल बता दें? खुशनुदा प्रवीण जी, इतना सारा एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, टफ क्वेश्चन का कि इजी क्वेश्चन का? जी, शाइनिंग डे, रेनी डे, ये सारे डे जो हैं ये सब ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जाम्पल हैं। एपिस्ट्रॉफी, जी अमरीश बिल्कुल सही है। जी निकिता, सैलड डे कंप्लीट फ्रेज है। एपिस्ट्रॉफी
एक ग्रीक वर्ड है, और लिटरल में इसकी मीनिंग क्या होती है? टर्निंग अवे। लिटरल में मीनिंग होती है टर्निंग अवे। जी, डीप वाटर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। द वर्ड एपिस्ट्रॉफी derives from a Greek word that means turning away from the present audience to address someone else. It is a figure of speech where a writer, a speaker turns away from the main subject and makes a sudden, short and impassioned address to an absent or dead person or an imaginary person or entity or something non-human or a place or an abstract idea. समझ आया कुछ की नहीं? Apostrophe is a direct address to the dead. Apostrophe is a direct address to the non-living things. Non-living things को, inanimate object को या inhuman चीजों को डायरेक्ट संबोधित करना, एड्रेस करना, ये होता है एपिस्ट्रॉफी। क्लियर? एपिस्ट्रॉफी किसी ऐसे चीज को बुलाना जो रियल में सुनता ही ना हो, और सुनने का काम तो लिविंग बीइंग का है, बट किसी नॉन लिविंग को बुलाना शुरू कर देना जिसके कान ही ना हो, तो उसको बोला जाएगा कि वो एपिस्ट्रॉफी है। जैसे पीबी शैली शुरू करते हैं अपनी ओड टू द वेस्ट विंड, और क्या बोलते हैं सबसे पहले? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। अब ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अरे वेस्ट विंड, अंत में जरा मेरी बात तो सुनते जाओ। तो हाउ कैन द वेस्ट विंड लिसन टू द वॉइस ऑफ पीबी शैली? ये एपिस्ट्रॉफी है। एपिस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। क्लियर? एपिस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। शेक्सपियर जूलियस सीजर में बुलाते हैं, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश बेस्ट। ओ जजमेंट, और ये एपिस्ट्रॉफी का मार्क भी लगा होगा जहां पर एपिस्ट्रॉफी होगा। ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिस बेस्ट। राइट? अब पर्सोनिफिकेशन और एपिस्ट्रॉफी में डिफरेंस यही है कि पर्सोनिफिकेशन में एड्रेशल नहीं होता, वहां पर बुलाया नहीं जाता किसी को, जबकि एपिस्ट्रॉफी में एड्रेसल होता है, उसको बुलाया जाता है। जी, फिर शेक्सपियर एक जगह कहता है, फ्रैलिटी दाय नेम इज वुमन। ऐसा कुछ बोलता है क्या? फ्रैलिटी दाय नेम इज वुमन, तुम क्या हो ये बता रहा है उसको। ये हैमलेट की लाइन है। राइट? ऊपर वाली लाइन किसकी है? ऊपर वाली लाइन जूलियस सीजर की है। वर्ड्सवर्थ मिल्टन को बुलाते हैं। मिल्टन की डेथ के करीब 100-150 साल बाद मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग, मिल्टन के बाद एपिस्ट्रॉफी और फिर शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये एपिस्ट्रॉफी है। मिल्टन को बुलाना वो भी तब जब मिल्टन जिंदा नहीं है, जब मिल्टन की डेथ हो गई है।
क्लियर? मिल्टन भी बुलाते हैं किसी को अपने पैराडाइज लास्ट में और बोलते हैं क्या? हेल होली लाइट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ हेवन फर्स्ट बॉर्न। आपका स्वागत है। किसका स्वागत कर रहे हैं? हेल। किसका हेल माने स्वागत? होली लाइट, और उसको बताते हैं ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ हेवन फर्स्ट बॉर्न। ये एपस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है, राइट? ये एपस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट एड्रेस होता है टू द डेड, टू द नॉन लिविंग। देन नेक्स्ट है कौन सा? किसे कराए आगे? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का ही एक नाम और है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना। पर्सोनिफिकेशन और एपिस्ट्रॉफी की कंफ्यूजन मेरी आज जाके दूर हुई है। थैंक्स सर, थैंक यू जूली, खत्म तो हुई कम से कम। हाइपरबोली इज अ डेलिबरेट एंड एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजरेशन। डेलिबरेटली जब किसी चीज को एग्जैजरेट किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, तब उसको बोला जाता है क्या? हाइपरबोली। जैसे वर्ड्सवर्थ अपनी पोयम डैफोडिल्स में बोलते हैं, 1000 I saw at a glance, 1000 I saw at a glance। एक नजर में हजारों देख लेना, ये एग्जैजरेशन है, ये हाइपरबोलिक है। और हैमलेट ओफिलिया को खुश करने के लिए बोलता है कि उसे कितना लव करता है, तब बोलता है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my son, right? make up my son। मेरे बराबर तो 40,000 भाई प्यार नहीं कर सकते ओफिलिया को जितना मैं ओफिलिया को प्यार करता हूं। ठीक है, अभी निधि आनंद जी उस पर भी आ रहा हूं, धीरे धीरे पढ़िए। पहले तो 10,000 साई एट अ ग्लांस। मीनाक्षी गहलोत जी, आपने तीसरी बार क्वेश्चन लिखा है और तीसरी बार मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन जवाब नहीं दूंगा। आप वीडियो को देखिए जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आपको उसी में मिलेंगी।
अननेसेसरी आप और मेरा दोनों अपना दोनों का टाइम खराब ना करें। आई लव्ड ओफिलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट। $40,000 brothers could not, with all their quantity of love, ठीक, जो उसके 40,000 भाई भी उतना प्यार नहीं कर सकते। मेक अप माई सम। ये हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल है। लेडी मैकबेथ बोलती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये बिल्कुल हाइपरबोलिक का ही एग्जाम्पल है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम आपने पढ़ा होगा, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, thou by the Indian Ganges side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow vaster than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest, and age at least to every part. ये जो है एग्जाम्पल है हाइपरबोलिक का, राइट, जिसको कहते हैं आप तिल का ताड़ बना देना, हर छोटी छोटी चीज को बहुत बड़े बड़े में प्रस्तुत कर देना। शेक्सपियर जूलियट को बोलता है, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। When Belinda smiles, the world is gay. नहीं नेहा, मैं आपके डाउट का जरूर आंसर करता हूं, आप बुरा ना मानिए, बट वो डाउट वाला क्वेश्चन तो रहे जिसका मैं आंसर करूं। नो डाउट, यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। प्लीज टेल द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। इतनी देर से बता रहा हूं आपको कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये खुद एपिग्राम का एग्जाम्पल है। और तब भी आपको पूछना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कोई सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर नहीं है, ठीक है। रिवर ऑफ ब्लड, ये ऑक्सीमोरिया, ये है हाइपरबोलिक। दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप, जी ये हाइपरबोलिक है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, ये हाइपरबोलिक है जी। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। कियासमस की एपिग्राम, अब आने दो कियासमस का नंबर, और आपका नहीं क्लियर होगा तो फिर बताऊंगा। हाइपरबली, जी सृष्टि, हाइपरबली ही इसको बोलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लिख दूं? जूलियट वाला? अरे छोड़ो, पता ही कहां चला गया, क्या बताया था आपको मैंने। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, जी ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे।
एनालॉजी क्या होता है भैया इरफान? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफिमिज्म। जी इरफान, अब कुछ नहीं बचा है, फिगर ऑफ स्पीच टीजीटी में बिल्कुल लास्ट है ये। EUPHEMISM यूफिमिज्म। यूफिमिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर कुछ बुरी चीज को हम अच्छे तरीके से कह देते हैं। बुरे चीज को अच्छे तरीके से कहने का मतलब यह है, कोई ऐसी चीज जो आपको बुरा लग रही हो वो ना कह करके उसको घुमा फिरा के कह देना इन अ प्लेजेंट वे। बिल्कुल प्लेजेंट वे का मतलब है नॉर्मल किसी चीज को कह देना, उसको बोलते हैं यूफिमिज्म। जैसे किसी की डेथ हो गई हो और आप डायरेक्ट ये नहीं कहते ही इज डेड, आप बोलते हो ही पास्ड अवे। तो ही पास्ड अवे इज अ बिट मेलोडिक इन कंपैरिजन टू ही इज डेड। तो ये जो थोड़ा सूदिंग वर्ड्स होता है इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट ऑफेंस, उसको बोलते हैं यूफिमिज्म। और इसीलिए आजकल बहुत सारे यूफिमिज्म फैशन में आ गए हैं। जैसे पार्लर एक वर्ड है, पार्लर भी अपने आप में यूफिमिज्म है। वैसे उसका नाम तो डेकोरेशन सेंटर होना चाहिए था, बट वो थोड़ा बुरा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा स्पेसिफाई करके उसको पार्लर बना दिया है। जैसे टॉयलेट्स को कंफर्ट स्टेशन कहा जाता है। टॉयलेट थोड़ा बहुत ऐसा वर्ड हो चुका है, अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए अलग वर्ड खोज दिया गया है, उसको कंफर्ट स्टेशन कहा जाता है। जैसे किसी की शादी हो गई हो और छुपा रहा हो, तो उसके लिए भी थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, उसके पूछते हैं कि या उसको कहते हैं कि ही हैज गॉट सेंट्रलिटी। ही हैज गॉट सेंट्रलिटी का मतलब यह है कि अभी तक वो मार्जिन पर था और अब शादी हो गई है तो सेंटर में आ गया है। तो ये यूफिमिज्म है। क्लियर? यूफिमिज्म होता है जहां पर हार्श एक्सप्रेशन को सॉफ्ट तरीके से बता दिया जाता है, बहुत बुरी चीज को अच्छे से बता दिया जाता है, उसी को यूफिमिज्म कहा जाता है। क्लियर? जैसे कोई झूठ बोला हो और आप ये ना कहें कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ये ना कहें कि यू आर लाइंग, आप सीधे सीधे ऐसा ना कहकर आप ये बोल दें आप सही नहीं बोल रहे हो। तो जो आप सही नहीं बोल रहे हो ये यूफिमिज्म हो जाएगा। डायरेक्ट कह देना आप झूठ बोल रहे हो, तुरंत तो चिढ़ जाएगा, कहेगा अच्छा मुझे झूठा कह रहे हो। और जब मुझे झूठा कह रहे हो तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा, अनप्लेजेंट हो जाएगा, और ये कह देना यू आर नॉट स्टेटिंग द ट्रुथ, ये यूफिमिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। जी शैलेश, बिल्कुल सही आपने कहा है। भारत सरकार ने आजकल विकलांग को दिव्यांग कहना शुरू कर दिया है। तो जो दिव्यांग है ये यूफिमिज्म हो गया है। पहले क्या होता था, ये अच्छा नहीं लगता था किसी को विकलांग कहना, किसी को हैंडीकैप कहना, तो अब उसको डिवाइन कह दिया गया है। ये यूफिमिज्म हो गया है। यूफिमिज्म का मतलब होता है कि बुरे को बुरा ना कह करके अच्छे के माध्यम से बुरा कहना। कोई मर गया हो, आपको एग्जाम्पल बताया कि ही डाइड की जगह पर ये कह देना ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे, या आप ये कह देते हो ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, इसको भी बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं कि ये यूफिमिज्म है। ये सर उर्दू में टॉयलेट जाने को कहते हैं खाला के घर जाना। अरे इरफान भाई, खाला तो मौसी होती हैं आपके यहाँ, अब ऐसा कैसे कह रहे हो कि खाला के घर जाना है? वो तो बिल्कुल और खराब हो जाएगा, खराब से भी खराब, वो तो यूफिमिज्म नहीं होगा। आज पता चल गया ना कि शादी बुरी चीज है। नहीं, शादी बुरी चीज नहीं है, तो ऐसा लड्डू है जो खा के पछताओगे, या नहीं खाओगे तब भी पछताओगे, इसलिए खा जरूर लेना। ठीक है? नहीं इरफान भाई, बिल्कुल ये भी हो सकता है जो आपने कहा है लाइट आर्ट्स भी, बट वो जो है यूफिमिज्म भी है कि बुरा ना कह करके उसको अच्छे तरीके से कह देना। जैसे किसी का पॉकेट मार दिए हो, किसी का पैसा चुरा लिए हो, या कोई चुरा रहा हो, तो आप उसको पिक पॉकेट ना कह करके उसको डायरेक्ट कहें
कि ही रिलीव्स अ पर्सन ऑफ हिज मनी। क्लियर? क्या कहते हैं कि ही रिलीव्स अ पर्सन ऑफ हिज मनी। आदमी को क्या करता है, उसके पैसे से उसको रिलीफ दिलवाता है। ठीक, उसके पास पैसा है तो उसको रिलीफ दिलवाता है। तो जो रिलीफ दिलवाता है, रिलीफ नहीं दिलाता, वो उसका पैसा ही छीन लेता है। ये यूफिमिज्म है। डायरेक्ट चोर ना कह करके उसको शानदार तरीके से रिलीवर बना दिया गया है। क्लियर जी? ही लेफ्ट फॉर ही वेली अबोर्ड, ये यूफिमिज्म है। दिस स्टाइल मोस्टली यूज्ड बाय यू इन क्लास। अच्छा, चलिए, अर्चना जी तो रोज यूफिमिज्म फिर पढ़ती थी, आज डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है ना। टॉयलेट को उर्दू में बैतुल खला कहते हैं, इसलिए सर क्योंकि बैतुल मीन्स होता है घर। हाँ, तो बैतुल खला कहते हैं ना, आपने तो खाला लिख दिया था। आप कोई एग्जाम में जाए, इंटरव्यू देने जाए और वो फेल हो जाए, तो आप उसे डायरेक्ट ये ना कहें कि वो फेल हो गया है, बल्कि आप ये कहें कि वो एक्सपर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये भी एक यूफिमिज्म है जी। क्या लिखा था? बड़ा सा कुछ मैसेज ऊपर चला गया। आई एम सो हैप्पी विद माई मैरिज, आई एम प्राउड टू माई हस्बैंड बिकॉज ही इज इन आर्मी। एवरीबडी इज हैप्पीली मैरिड। आप ऐसा ये ना कहें कि मैं ही हैप्पीली मैरिड हूं। सिचुएशन डिपेंड्स एंड दिस इज द क्लास ऑफ लिटरेचर, डोंट टेक एवरीथिंग लिटरली। आई एम नॉट लाइंग बट आई एम सेइंग टर्मिनोलॉजिकल inexactitude। टर्मिनोलॉजिकल inexactitude, इसका भी मतलब होता है लाई। जी सर, आज एक नया वर्ड सीखा, ब्यूटी पार्लर डेकोरेशन सेंटर होता है। ऐसा ही होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता था। ये तो सब मेरा अपना रिसर्च है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे कियास्मस, लाइटार्ड्स, लासिस, मियोसिस, पन, ये सब जो है कल इन पर हम चर्चा करेंगे, कल इन पर बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू very much for today's class. We will meet together tomorrow once again. Thank you. All the best. Happy reading. जी ने कहता कि आजमस कल। जी दीपा, हमारे एक मैथ्स के सर थे, वो किसी को ये नहीं कहते थे कोई फेल हो गया है, बट वो कहते थे कम पास हुआ है। तो कम पास होना भी यूफिमिज्म का एक एग्जाम्पल था। मैं कैसे ना पढ़ाता, बिल्कुल समझ में आ जाता। डेकोरेशन सेंटर, अनुराधा तिवारी जी। रीता मिश्रा ने लिखा है, सही है सर, चाहते पे पुटिंग चढ़ाई जाती है। अच्छा